नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने भी अपने पोर्टफोलियो में फंड की भीड़ बढ़ा दी है तो यही वक्त है अपने पोर्टफोलियो को स्लिम एंड ट्रिम करने का, क्योंकि कई बार ओवर डाइवर्सिफिकेशन का पोर्टफोलियो का नुकसान होता है, साथ ही साथ रिटर्न पर भी इसका असर पड़ता है। तो कैसे अपने पोर्टफोलियो का वजन घटाएं और रिटर्न बढ़ाएं, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन के बीच की जो ये थिन लाइन है, इसको कैसे पार ना करें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। उनका स्वागत करते हैं शो में। हमारे साथ है मेरे एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन की हेड सुरंजना बोर ठाकुर और त्रिवंत वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह का स्वागत करते हैं। सुरंजना, कीर्तन, वेलकम टू द शो। और ज़रा समझेंगे, ये हर बार का जो एक प्रश्न होता है इन्वेस्टर्स का कि हाउ मच इज़ टू मच, कितने फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखें। कोई क्या एक डेफिनेट नंबर है जिस पर आज हम चर्चा कर सकते हैं, या हर किसी के पोर्टफोलियो या हर किसी के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये डिपेंड करेगा? इसको ज़रा हम आज के शो में समझने की कोशिश करेंगे। पर जिससे पहले हम समझें कि आखिरकार कितने फंड पोर्टफोलियो में सही है, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या हो, ओवर डाइवर्सिफिकेशन के रिस्क क्या है, फंड डुप्लीकेशन से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, या फिर इक्विटी डेट या फिर गोल्ड का सही एसेट मिक्स क्या है, सबसे पहले समझना ज़रूरी है। कीर्तन, डाइवर्सिफिकेशन जिसको आज हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि इस पूरे जड़ की जो बेस है वो डाइवर्सिफिकेशन से ही शुरू होता है। तो पहले बताइए डाइवर्सिफिकेशन क्या है और कब ये डाइवर्सिफिकेशन ओवर डाइवर्सिफिकेशन बन जाता है? स्वाति जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पर्सनल फाइनेंस में, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च की गई है जिसमें ये बहुत ही वोकली प्रूव होकर आया है कि 80% आपका जो रिटर्न निकलता है ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, वो ये 80% रिटर्न सही एसेट एलोकेशन की वजह से ही बनता है। तो अभी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बड़ा सिंपल है कि आप जब पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको उस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है कि आपका पूरा पैसा किसी भी एक एसेट में या एक तरीके के निवेश में नहीं जा रहा है। जिससे होगा ये कि अगर मान लीजिए आपने जिस सोच से पैसा निवेश किया था, अगर वो सोच नियर टर्म में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो आपके पोर्टफोलियो पे थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी आ सकती है, जिससे आप शायद हैंडल कर पाए या ना कर पाए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सिर्फ एक पिछला पिछला 1 साल देख लीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल गोल्ड या सिल्वर नहीं था, तो आपके पोर्टफोलियो ने निफ्टी लेवल पर 0% रिटर्न दिया है, मिड कैप लेवल पर -3% रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप लेवल पर -8% रिटर्न दिया है एज़ ऑफ टुडेज़ क्लोजिंग। पर अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होता, तो उसी गोल्ड ने शायद 50%, 7% या सिल्वर ने 70% तक का रिटर्न दिया है। तो डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब है कि लंबे समय में तो प्रोबेबली हर एक एसेट क्लास जिसमें आप पैसा निवेश करेंगे वो शायद अच्छा ही आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे। पर नियर टर्म में अगर आपने सही तरीके से आपके पैसे को डाइवर्सिफाई नहीं किया है, तो ये हो सकता है कि शायद आपको बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस मिले या खराब इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस मिले, जिससे आपके बिहेवियर को हर्ट होगा और शायद आपको वो डिसिप्लिन नहीं दे पाएगा, जिससे आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक बन पाए। तो सही तरीका है निवेश करने का कि आप पैसे को, इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करें अक्रॉस एसेट क्लासेस, जिससे नियर टर्म में शायद आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम हो जाए और लॉन्ग टर्म में तो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ दीज एसेट क्लासेस विल एंड अप गिविंग यू गुड रिटर्न्स। एब्सोल्युटली। तो ओवर डाइवर्सिफाई और डाइवर्सिफिकेशन में क्या अंतर है, ये कीर्तन से हमने समझा। अब डाइवर्सिफाई एक पोर्टफोलियो में आप कई ढंग से कर सकते हैं। मार्केट कैप लेवल पे कर सकते हैं, एसेट क्लास लेवल पे कर सकते हैं, फंड लेवल पर कर सकते हैं, स्टाइल लेवल पर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं जिसको आपको एक्चुअली पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे आप ओवर डाइवर्सिफाइड ना हो जाएं या फिर अंडर डाइवर्सिफाइड भी ना हो जाएं। पर सुरंजना, क्या वाकई ओवर डाइवर्सिफिकेशन के हर बार नुकसान ही होते हैं? अब कई जो दर्शक हैं हमसे सवाल पूछते हैं, हमें क्वेश्चंस भेजते हैं, उनकी हम पोर्टफोलियो की लिस्ट देखते हैं, कम से कम कईयों के तो 20 फंड्स भी होते हैं। अपनी तरफ से तो उन्होंने हर एक कैटेगरी का एक एक फंड ले लिया है
उनका ये मानना होता है कि हर एक कैटेगरी का एक फंड लेकर हमने एक अच्छे से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। लेकिन क्या वाकई ये सही है या फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन के नुकसान ही है सिर्फ? तो पहले तो गुड इवनिंग स्वाति जी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। आई थिंक आपने जो सवाल पूछा पहले ये समझते हैं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्यों होता है। मेरे समझ में शायद जब इन्वेस्टर ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं कई बार रीजन ये होता है कि वो हर बार बेस्ट फंड या बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को चेस करने में बहुत बार वो बहुत सारे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा कर लेते हैं। ये हम सबकी जर्नी रहती है, ऐसा नहीं कि एक टाइप ऑफ इन्वेस्टर ये करते हैं दूसरे नहीं करते हैं। सो इट इज अबाउट द फैक्ट कि हम लोग देखते हैं कि कोई सेगमेंट, जैसे कि कीर्तन जी ने बोला कि गोल्ड सिल्वर आज के दिन में बहुत अच्छा कर रहा है, तो एक सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स है जो एब्सोल्युटली। मैं सुरंजना आपके पास फिर से आती हूँ और समझूंगी बेसिकली आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है वो बताना चाह रही हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑल राइट, सुरंजना हमारे साथ एक बार फिर से हैं। सुरंजना प्लीज कैरी ऑन। आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बता रही थी, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करें पोर्टफोलियो में? प्लीज कंटिन्यू। सो मैं क्या बोल रही थी कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन कई बार इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत सारे फंड्स को चेस करते हुए बहुत ज्यादा फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा कर लेते हो। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ओवर डाइवर्सिफिकेशन हैपेंस। आपका जो सवाल है कि इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन हार्मफुल पोर्टफोलियो के लिए? यस, डेफिनेटली वो पोर्टफोलियो के लिए हार्मफुल है एंड उसके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो सकते। Am I audible? Yes, please carry on. Sorry. So definitely वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट है, जैसे कि कीर्तन जी ने भी बोला कि एसेट एलोकेशन से जो रिटर्न्स बन सकते हैं वो एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द रिटर्न्स है, ना कि आप कौन सा फंड सिलेक्ट करते हो या मार्केट टाइमिंग वगैरह का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है जितना कि एसेट एलोकेशन का होता है। लेकिन आप जब डाइवर्सिफाई करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि कौन सा सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा कैटेगरी। हमारी समझ में है कि शायद एक पोर्टफोलियो में 60 से 8 फंड शायद एक अच्छा नंबर है। इवन 7 to 10 फंड्स भी अच्छा नंबर है एक पोर्टफोलियो में होने के लिए। अगर आपने सिर्फ इक्विटी में ना रख के आपने डेट, हाइब्रिड और पैसिव में भी निवेश किया तो वो एक अच्छा नंबर है। लेकिन उसी को अगर आप एक कैटेगरी में मल्टीपल फंड्स लेते रहो तो ये भी हो सकता है कि आपका बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में ओवरलैप हो जाए और आपका एक्चुअली जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हो उससे आपको ऑप्टिमम लेवल्स नहीं मिल पाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपने इस पूरे कॉन्वर्जेशन में अच्छे से बात बताई कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का नुकसान ही क्यों है और डाइवर्सिफिकेशन के फ़ायदे क्या हैं। पर एक जो एंड में आते आते आपने ओवरलैपिंग की बात की। कीर्तन, कई जो इन्वेस्टर्स हैं, अब तो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, हर एक बारीकी समझना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की। ओवरलैपिंग, ये ज़रा समझना ज़रूरी है कि हम इसकी बात क्यों कह रहे हैं। हम डाइवर्सिफिकेशन, ओवर डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ एक फंड ओवरलैपिंग को भी समझना चाह रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण रह सकता है एक पोर्टफोलियो में एक डाइल्यूटेड रिटर्न्स के या म्यूटेड रिटर्न्स के। ज़रा बताइए फंड का ओवरलैप होता क्या है और किस तरीके से ये एक पोर्टफोलियो में एक्चुअली आपके रिटर्न्स पर असर डाल सकता है? स्वाति जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि शायद 5000 लिस्टेड स्टॉक्स है, उसमें से आप एक प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर है उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 25-50 ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए जो अगले 4-5 साल में चलेंगे और मुझे उस 25-50 स्टॉक्स में एक्सपोजर दे दीजिए। अब आप जैसे ही ज्यादा फंड्स ऐड करते जाते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में, आपको शायद ये लग रहा है कि आप ज्यादा फंड्स ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में और उससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, पर उससे दो चीज हो सकती है।
सबसे पहले तो इन सब फंड्स में लार्जली अगर आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स कॉमन होंगे। अभी सिर्फ ये एक एक नाम के लिए, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। मान लीजिए रिलायंस बहुत बड़ा नाम है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ स्टॉक्स होंगे जो कॉमन होंगे ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड्स में जिस भी स्कीम में आप पैसा रोकेंगे। तो जैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स ऐड करते जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में, कुछ स्टॉक्स है जहां पर आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले लेते हो, क्योंकि आपको शायद ऐसा लगा कि आपने 20-25 स्कीम्स में पैसा रोक दिया, पर उन 20-25 में से 90% स्कीम्स ने ये 2-3 स्टॉक्स में पैसा रोका था, और अब तो आप उस स्टॉक्स में ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ बेट। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि हर स्कीम की जो 25-50 स्टॉक्स में निवेश करने की लॉजिक होगा, वो बहुत अलग-अलग होगा, जिसकी वजह से टेल बहुत लंबी हो जाती है। टेल बहुत लंबी हो जाती है का मतलब है कि अगर आपने 12, 15 या 25 या 20 फंड्स में पैसा रोक लिया, तो आप अल्टीमेटली देखेंगे कि शायद आपने 200, 250 या 300 स्टॉक्स में एक्सपोज़र ले लिया, जबकि आपको ओरिजिनली 40-50 स्टॉक्स में एक्सपोज़र चाहिए था। तो आप जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स ऐड करते जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ स्टॉक्स में आप ओवर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हर फंड उन स्टॉक्स को होल्ड कर रहा है, और आप बाकी स्टॉक्स में इतने सारा ज़्यादा स्टॉक्स ऐड कर लेते हो कि शायद उससे अच्छा तो होता कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लेते। तो ये ना आपका रिस्क कम कर रहा है, ना आपके रिटर्न्स को ऐड करने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है 4 या 5 स्कीम्स इक्विटी एक्सपोज़र के लिए बहुत है, उससे ज़्यादा शायद आपको इक्विटी के लिए नहीं चाहिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझाया ओवरलैपिंग का कीर्तन ने। पर सुरंजना, अगर हम देखें, हम क्योंकि एक तरीके से एक थोड़ा डेटा भी दिखा रहे थे समझाने के लिए, एक कॉमन स्टॉक्स और अनकॉमन स्टॉक्स का जिक्र कीर्तन ने यहाँ पर किया। मोस्टली लार्ज कैप स्पेस में आपको लगता है कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टॉक्स होता है मे बी विद इन 2 फंड हाउसेज, वो ज़्यादा रहता है, बिकॉज एक स्पेस है जहाँ पर आपको उन्हीं स्टॉक्स को पिक करना है एज अ फंड मैनेजर, एज कंपेयर टू मे बी अ लार्ज एंड अ मिड कैप। अगर एक लार्ज एंड मिड कैप होगा, वहाँ पर थोड़ा सा कॉमन स्टॉक्स कम होंगे, या फिर स्मॉल कैप का जैसे हम एग्जांपल दिखा रहे थे, वहाँ पर कॉमन स्टॉक्स एक्चुअली 2 फंड हाउसेस के बीच में काफ़ी कम है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम हो जाता है, और सबसे ज़्यादा शायद कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का या ओवरलैपिंग का डर बड़ी जो कंपनी ब्लू चिप स्टॉक्स है उसमें ज़्यादा रहता है। देखिए, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो है कि आप जब किसी भी फंड में, जैसे आपने बोला कि लार्ज कैप का यूनिवर्स क्या है? टॉप 100 स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है वो लार्ज कैप का यूनिवर्स है। जो मिड कैप का भी यूनिवर्स है वो भी थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है। आपने जो मेंशन किया स्मॉल कैप में जो यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा है। कई बार आप देखोगे कि स्मॉल कैप फंड्स में माइक्रो कैप यूनिवर्स में भी काफी इन्वेस्ट होता है, जो कि आपके लास्ट स्मॉल कैप के बाद के स्टॉक्स है। तो ये क्योंकि यूनिवर्स बड़ा हो जाता है, सो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती है, और उसमें से आइडियाज पिकअप करने में ओवरलैप कम हो सकता है। लेकिन हर पोर्टफोलियो का या हर फंड हाउस का एक फंड को मैनेज करने का अपना स्ट्रैटेजी होता है। हो सकता है कि एक फंड हाउस अपने लार्ज कैप फंड में 40 ही स्टॉक रखना चाहते हैं, दूसरा फंड हाउस हो सकता है वो 80 स्टॉक रखना चाहते हैं, कोई और फंड हाउस हो सकता है जिसका 50 रखना है। तो डिपेंडिंग ऑन कितने स्टॉक्स है एक फंड में, उस फंड हाउस के लार्ज कैप फंड में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ओवरलैप कितना हो सकता है दूसरे पोर्टफोलियो में। बट आपके पर्सपेक्टिव से जो आप चीज बोल रहे हो कि यूनिवर्स छोटा है, यस, लार्ज कैप में यूनिवर्स थोड़ा सा छोटा कंपेरेटिवली है टू अ स्मॉल कैप। सिमिलरली मिड कैप का भी कंपेयर टू स्मॉल कैप में भी थोड़ा छोटा है। लेकिन एक और पार्ट है इसका कि जो डेफिनेशन है एक कैटेगरी का, जैसे कि आपका लार्ज कैप कैटेगरी हो तो एक जैसे 70-80% तक आप लार्ज कैप लो, बाकी आप दूसरे कैटेगरी में भी जा सकते हो। सिमिलरली मिड कैप या स्मॉल कैप में भी आप 1% तक स्मॉल या मिड लोगे, बाकी आप दूसरे सेगमेंट में भी जा सकते हो। तो उसका भी फंक्शन है कि कितना ओवरलैप दूसरे फंड्स के साथ हो। सो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी पे, प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है कौन से सेगमेंट का मिक्स भी ले रहे हो आप। एब्सोल्युटली। और क्या एक वजह जो पोर्टफोलियो में
हम फंड की भीड़ की बात करें या पोर्टफोलियो के बढ़ते वजन की हम बात करें कीर्तन, वो ये भी हो सकता है कि हर एक महीने एक नया फंड आ रहा है, एनएफओस की हम बात कर रहे हैं, सेक्टर्स और थीम्स काफ़ी सजा कर अट्रैक्टिव तौर पर पेश की जाती है एमसीज के द्वारा, और इन्वेस्टर्स को लगता है कहीं वो कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, और इस पूरे एनएफओ फ्रेंजी में वो निवेश कर बैठते हैं। और ये जो एक एक ऐड होता है आपके पोर्टफोलियो में फंड, आपने ऐड तो कर लिया, लेकिन निकलना कब है, कब उसकी थोड़ी सफाई करनी है, वो आप एक्चुअली वो आपको करना नहीं आता या फिर आप कर नहीं पाते हैं टाइमली। ये एक बहुत बड़ी वजह है ओवर डाइवर्सिफिकेशन की। 100% स्वाति जी, आई थिंक क्लियर लैक ऑफ स्ट्रैटेजी है एक इन्वेस्टर के एंड पे, जब उस इन्वेस्टर को ये नहीं समझता कि उसके पोर्टफोलियो में क्या मिसिंग है और उसे उस पोर्टफोलियो में क्या ऐड करना है। टिपिकली हम सबको पता है इस कॉल पे कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हम पिछले 1 साल 3 साल का रिटर्न देखकर जो भी फंड्स अच्छा करते हैं उस फंड को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहला लेयर तो ये है कि मान लीजिए मैंने चालू किया 4 या 5 फंड से, पर सडनली 2 साल बाद या 1 साल बाद देखा मैंने कि एक मेरा फंड है जो शायद अच्छा नहीं कर रहा, पर उसी कैटेगरी में दूसरे फंड ने उस पुराने वाले फंड से अच्छा किया, तो मैं उस फंड को ऑनबोर्ड कर लेता हूँ। फिर जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मान लीजिए आज की बात करूँ, गोल्ड और सिल्वर शायद अगर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं था, पिछले 1 साल में गोल्ड सिल्वर ने बहुत अच्छा किया, तो मैं गोल्ड सिल्वर को ऐड कर लेता हूँ। तो ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नियर टर्म रिटर्न्स और जो थीम्स नियर टर्म चली है, उससे लोग फोमो करके उसे ऐड कर लेते हैं, और बाहर निकलते समय उन्हें प्रोबेबली टैक्स नहीं भरना, ये बहुत ही बड़ा एंगल है जिसकी वजह से वो कभी भी फंड से एग्जिट नहीं करते। तो उनको शायद ये लगता है कि मैंने एसआईपी बंद कर दी है, पर वो जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी तो कंपाउंड हो रहा है दूसरे पैसों के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टैक्सेशन और नियर टर्म परफॉर्मेंस की वजह से जो फोमो होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो आप इस ओवर डाइवर्सिफिकेशन या फिर इस फोमो से बचिए और अपने पोर्टफोलियो को एकदम स्लिम एंड ट्रिम रखिए। कैसे रखना है, कितने फंड होने चाहिए, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी अब क्या रहे, इस पर हम बात करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं कैसे आप पोर्टफोलियो का वजन घटा सकते हैं। अब हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो क्यों नहीं आप अपने निवेश के लिए भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, निवेश की हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाएं, और कैसे अब आपको एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें ज़्यादा फंड ना हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कीर्तन शाह है और सुरंजना बोर ठाकुर से हमारी बात चल रही है। सुरंजना, अब हमारे दर्शकों को और इन्वेस्टर्स को प्लीज़ बताइए, हम क्योंकि कह रहे हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो का वजन घटाना है, अननेसेसरी जो फंड्स हैं उनको हटाना है, एक स्लिम एंड ट्रिम पोर्टफोलियो जो बनता है, प्लीज़ बताइए कितने फंड्स रखें और कैसी कैटेगरीज के फंड्स ऐसे एक फिट एंड फाइन पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिससे एक स्टेबिलिटी भी मिले और रिटर्न की ग्रोथ भी। जी, ओके, मैं कीर्तन आपके पास आती हूँ, देन सुरंजना आई कम टू यू अगेन। कीर्तन, ओके सुरंजना प्लीज गो ऑन। कैसे बनाए स्लिम एंड ट्रिम पोर्टफोलियो? सो मैं बोल रही हूँ आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए शायद वो पोर्टफोलियो कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए, लेकिन साथ में डाइवर्सिफाइड भी होना चाहिए। तो यूजुअली आई थिंक इक्विटी साइड में 5 से 7 फंड अच्छा नंबर है होने के लिए। उसमें शायद आप जैसे अगर एक ओवरलैप आप अवॉइड करना चाहते हो और एडिक्वेट एक्सपोजर लेना चाहते हो, तो शायद 5 से 7 फंड में अच्छा आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। आई थिंक कोर कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का एक कॉम्बिनेशन रखने से आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, और साथ में आप एक लार्ज कैप फंड या एक इंडेक्स प्रोडक्ट भी ले सकते हो जो आपका लार्ज कैप यूनिवर्स का एक्सपोजर दे, एंड इससे आपकी ग्रोथ भी बनेगी। और ओके, तो लिक्विडिटी स्टेबिलिटी के लिए डेट और हाइब्रिड आपके लिए सही है एज फार एज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज कंसर्न। कीर्तन, आप बताइए एक एसेट एलोकेशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या सेट की जानी चाहिए एक पोर्टफोलियो में, एंड अगेन एक पोर्टफोलियो में अगर एक
हम नंबर अगर सेट करना चाहे कि कितने होने चाहिए फंड्स, वो कितने रहे, और इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन किन लेवल्स की डाइवर्सिफिकेशन एक पोर्टफोलियो में रहनी सही है? स्वाति जी, अगर कोई एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, मान लीजिए 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 80% पैसा, 70-80% पैसा अगर आप इक्विटी में रखें और बाकी 20 से 30% पैसा आप डेट और गोल्ड में इक्वली डिवाइड कर दें, तो ये काफ़ी अच्छा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो सकता है। 8 से 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर ये थोड़ी-सी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम 70-80% पैसा इक्विटी में रख रहे हैं। अब सबसे पहले अगर इक्विटी पीस की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है 4 से 5 फंड्स आपके 70-80% का जो इक्विटी का एक्सपोज़र है, उसके लिए 4-5 फंड्स ठीक हो सकते हैं। मैं अपने लेवल पे या इन्वेस्टर्स को टिपिकली सजेस्ट करता हूँ कि ये 4 या 5 फंड्स हैं, वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में समान तरीके से स्प्रेड कर दें। तो जो लार्ज कैप का पोर्शन है, उसके लिए आप फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकते हो। जो मिड कैप का पोर्शन है, उसके लिए आप या तो मिड कैप में या मल्टी कैप में कर सकते हो, और स्मॉल कैप का जो पोर्शन है, उसे आप स्मॉल कैप में करें। तो इक्विटी जो 70-80% पैसा है आपका, उसमें 4 या 5 फंड इक्वली डिवाइडेड अक्रॉस लार्ज, मिड, स्मॉल। अब जब आप इसे लार्ज, मिड, स्मॉल में डिवाइड करने की कोशिश करें, थोड़ा-सा मैं फंड मैनेजमेंट स्टाइल पे भी थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश कीजिए कि आप मोमेंटम, ग्रोथ और वैल्यू, ये तीनों स्टाइल के फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करें। अब मान लीजिए अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है जिसे शायद ये मोमेंटम, ग्रोथ, वैल्यू नहीं समझता, तो ध्यान रखिए वैल्यू स्ट्रैटेजी आईसीआईसीआई, पीपीएफएस जैसे म्यूचुअल फंड्स करते हैं। थोड़ा-सा मोमेंटम जैसा स्ट्रैटेजी यील्ड-वाइज क्वांट जैसे फंड हाउसेस करते हैं, और ग्रोथ और ब्लेंड में कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, मिराय हो गया। तो इन फंड्स के कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज़ करें, तो प्रोबेबली स्टाइल लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी आ सकता है। ये हो गया आपका 70-80% जो इक्विटी में आपका फोकस है। गोल्ड के लिए जो आपका पोजीशन है, वो आप या तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा रोक दीजिए। गोल्ड म्यूचुअल फंड थोड़ा-सा बेहतर अप्रोच है अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं हैं। और फिक्स्ड इनकम के लिए मैं 2 फंड्स में निवेश करने की सलाह दूँगा अगर आप अग्रेसिव और 7-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है। आप एक क्रेडिट रिस्क फंड ले लीजिए और एक मीडियम ड्यूरेशन फंड ले लीजिए। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से 7-8 फंड होगा। इक्विटी में 4 या 5 फंड, 2 डेट में और 1 गोल्ड। तो ये रही आपके लिए एक पोर्टफोलियो में निवेश की स्ट्रैटेजी। कैसे डाइवर्सिफाई करें, कैसे फंड्स रखें, इक्विटी, डेट, गोल्ड का मिक्स क्या होना चाहिए, ये हमने आइडिया लिया कीर्तन से और सुरंजना से। बट अगेन एंड ऑफ द डे आपका पोर्टफोलियो है, आपके लक्ष्य है, आपका रिस्क एपेटाइट है, उन सबको लाइन से लिखकर अपनी ज़रूरतें समझिए और एक अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार से बातचीत करने के बाद अपने लिए एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनाइए और अपने पोर्टफोलियो का वजन घटाइए। बहुत धन्यवाद हम करेंगे सुरंजना आपका और कीर्तन आपका भी हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।